Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. So far we have studied intelligence, theories of intelligence, and we have studied individual differences in intelligence कि दो पर्सन के इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है and that difference is affected by generated by heredity मीन्स नेचर एंड नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट। तो जो डिफरेंस होता है अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए मीन्स इंटेलिजेंस का असेसमेंट किसके अंदर कितना इंटेलिजेंस है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए वी विल स्टडी इट नाउ एंड वी विल स्टडी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एंड वेरिएशन इन इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वी हैव टू डू टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन। इन्होंने 1908 में इंटेलिजेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया था दैट वाज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। नाउ व्हाट इज़ द मेंटल एज? मेंटल एज होती है कि एक पर्सन की एज चाहे 6 ईयर है चाहे 10 ईयर है बट वो जो बिहेव कर रहा है वो किस एज के अकॉर्डिंग कर रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना एक 5 साल के बच्चे को भी हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ों जैसी बातें करता है और कई बार हम एक 20 साल के बच्चे को भी कह देते हैं कि तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, तुम सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। तो इट मीन्स कि मेंटल एज वो होती है जो हम बिहेव कर रहे हैं, राइट। एंड क्रोनोलॉजिकल ये वर्ड बना है कैलेंडर से मीन्स कैलेंड्रिकल मीन्स सीक्वेंशियल जो हमारी करेक्ट एज है दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज। आप इसे करेक्ट एज भी कह सकते हैं। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 जब हम करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड IQ, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो मेंटल एज सपोज किसी की सपोज हम मान लेते हैं कि 10 है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज हम लेके चलते हैं 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 50। तो उसका जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट आया वो कितना आया? 50। तो विलियम स्टर्न ने 1912 में बहुत सारे लोगों पे इंटेलिजेंस टेस्ट किए थे और उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट की कि जनरली लोगों का जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है वो इन दो, ये उन्होंने ग्राफ बनाया था जिसे हम नॉर्मल ग्राफ कहते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल ग्राफ है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली जो लोगों के इंटेलिजेंस क्वोशेंट होते हैं वो 90 और 110 इसके बीच में वेरी करते हैं। मैक्सिमम लोगों का इंटेलिजेंस क्वोशेंट 90 to 110 होता है। फिर जो उन्होंने टेस्ट किए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट उन्होंने इनके कुछ कैटेगराइज करते गए इंटेलिजेंस को कि अगर 90 और 100 के बीच में है तो वो 90 और 110 के बीच में है तो वो एवरेज इंटेलिजेंस है मीन्स वो नॉर्मल इंटेलिजेंस है। अब किसी की इंटेलिजेंस अगर 110 और 120 के बीच में आएगी तो उसे हम हाई इंटेलिजेंस कहेंगे। 120 से 130 के बीच में इंटेलिजेंस सुपीरियर, और किसी का इंटेलिजेंस अगर 130 से क्रॉस हो गया और 180 तक ये जाता है जनरली तो 130 से जो अबव इंटेलिजेंस है उसको बहुत सुपीरियर वेरी सुपीरियर कैटेगरी में रखा गया। जैसे हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे वैसे ही यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम चलेंगे। तो यहाँ पे 70 से अगर इंटेलिजेंस डाउन जाता है कैलकुलेशंस में जब हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे और अगर IQ 70 से कम हो गया तो उसे माइल्ड रिटार्डेडनेस में माना जाता है। बिलो 70 जो इंटेलिजेंस है उसे रिटार्डेड कहते हैं कि इनके माइंड में कुछ कमी है। सो अगर बिलो 70 है तो हम उसे माइल्ड रिटार्डेडनेस कहेंगे और अगर बिलो 60 है तो वो मॉडरेट रिटार्डेडनेस है। बिलो 40 मीन्स बहुत ज़्यादा रिटार्डेडनेस है जिसे हम सीवियर कहेंगे और अगर 20 से भी बिलो किसी का IQ लेवल आ रहा है तो वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेडनेस है मीन्स वो अपने डेली रूटीन वर्क भी सेल्फ नहीं कर सकता है, वो ऑलवेज डिपेंडेंट रहेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये मेंटल रिटार्डेडनेस इंक्रीज़ होती है अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें। और ये अगर हमारा IQ लेवल क्रॉस है 110 से 120 से 130 से तो ये एज के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। तो इस IQ बेस पे हम जनरली लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस एंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, जो मैंने अभी आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया कि जिनका IQ बिलो 70 है वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है,
प्रोसेसिंग है उनके माइंड की वो बहुत स्लो होती है। जनरली ऐसे लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, अपने काम नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और इनके अंदर डेफिशिएंसी होती है अडेप्ट करने की, कि ये बहुत जल्दी से किसी न्यू एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पीपल होते हैं, लुइस टर्मेन ने स्टडी किया था अराउंड 1500 स्टूडेंट्स चिल्ड्रन को जिनका IQ 130 या 130 से ज़्यादा था। तो इन्होंने दो पर्पस को लेके इन चिल्ड्रन को स्टडी किया कि एक तो इनका इंटेलिजेंस लेवल ऐसा क्यों है, वाई, ऐसा क्या है इनमें जो ये 130 से भी ज़्यादा इनका IQ लेवल है। और अगर 130 से ज़्यादा इनका IQ लेवल है तो सेकेंड वो उन्होंने स्टडी किया था कि ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये रिजल्ट्स निकाले कि जो गिफ्टेड होते हैं वो सुपीरियोरिटी शो करते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज़ में, कि बहुत सारे एरियाज़ में वो अपना इंटेलिजेंस शो करते हैं। जैसे कि वो फास्ट होते हैं, उनका डिसीजन टेकिंग फास्ट होता है, लर्निंग फास्ट होती है, वो एनालाइज बहुत जल्दी से कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चंस को, किसी सिचुएशन को एनालाइजिंग उनकी फास्ट होती है। फिर उनका जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट होता है। और उनमें जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जिनका IQ 130 या 130 से ज़्यादा है, कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट वो एनवायरनमेंट को ही अपनी अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। और इसमें साइकोलॉजिस्ट ने एक बात और क्लियर की कि कभी भी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस को आप टैलेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि टैलेंट इंटेलिजेंसी है बट दिस इज़ अ नैरोअर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, और जो गिफ्टेडनेस है वो वाइडर फॉर्म है। कि आप किसी एक आप में कोई एक टैलेंट है सिंगिंग का, डांसिंग का, या आप में क्रिएटिविटी है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, टेलरिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, व्हाटएवर, तो वो आपका एक एस्पेक्ट है जिसमें आप इंटेलिजेंट हैं। बट गिफ्टेडनेस होता है जब हम बहुत सारे एरियाज़ में इंटेलिजेंट होते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंसी को बहुत सारे एरियाज़ में शो करते हैं। सो टैलेंट इज़ अ नैरोअर फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। तो हमने स्टडी किया सबसे पहले IQ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर IQ के बेस पे कैसे हम लोगों को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पीपल एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस पीपल। अब ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस और डेफिशिएंसी पीपल हैं, इनको हम कैसे चेक करते हैं, इनके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है हमारा कि हम किसी इंडिविजुअल पे टेस्ट करें। अब हम किसी इंडिविजुअल पे टेस्ट करते हैं तो हमारा स्कोप बढ़ जाता है। हम उसे MCQs भी दे सकते हैं, हम येस नो फॉर्मेट में भी अपना क्वेश्चनेयर रेडी कर सकते हैं, या फिर हम अपने क्वेश्चनेयर को ओपन एंडेड भी बना सकते हैं कि हमने एक ओपन स्पेस दे दिया, आपको जो आंसर राइट करना है आप राइट कर लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक ही पर्सन का टेस्ट है तो इसको एनालाइज करना ईजी है, इसलिए इसमें हम बहुत सारे फॉर्मेट में टेस्ट बना सकते हैं। बट अगर हमने किसी ग्रुप पे टेस्ट कंडक्ट करना है, सपोज 100 पीपल हैं या 1000 हमारा हमने सब्जेक्ट चूज़ किया, तो जब हम उस पर टेस्ट करेंगे, अगर हम उसमें इतनी ऑप्शंस डाल देंगे तो हमारे लिए उसको एनालाइज करना और एक रिजल्ट पे पहुंचना टफ हो जाएगा। इसलिए ग्रुप टेस्ट मैक्सिमम जनरली MCQs बेस्ड होते हैं। आई होप MCQs इज़ क्लियर टू यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस दे दी जाती हैं 3 या 4, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है यू हैव टू टिक ऑन दैट। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट की टाइप्स होती हैं वो होती हैं वर्बल टेस्ट होते हैं जिसमें हम बोल कर अपना रिज़ल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में आपके वर्बल टेस्ट होते हैं, या एक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चनेयर होता है जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं और सब्जेक्ट हमें आंसर देता है। एक होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें रिटन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को आपने या तो अरेंज करना होता है एक सीक्वेंस में, या फिर एक सीक्वेंस के थ्रू रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है कि आपको 5 सिंबल्स दे दिए, 4 हमारे लगे हुए हैं सीक्वेंस में और एक आपने चूज़ करके सीक्वेंस कंप्लीट करना है। जो रिटन टेस्ट होते हैं वो बहुत इलाबोरेट होते हैं। इलाबोरेट मीन्स बहुत डिटेल्ड टेस्ट होते हैं। ये ओपन एंडेड होते हैं जनरली। इसमें आपको अपनी फीलिंग्स, अपना आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम एनालाइजिंग आपका क्या है, वो सब आपने अपनी लैंग्वेज में फिल करना होता है। तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बाद हमने ये देखना है कि एक टेस्ट और होते हैं, वो होते हैं हमारे कल्चर फेयर और कल्चर बाइस्ड टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर फेयर एंड कल्चर बाइस्ड।
कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं जिसमें इक्वालिटी है, मींस ये टेस्ट हम किसी भी कल्चर के लोगों पे कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न है। वो टेस्ट हम जो सभी कल्चर के ऊपर अप्लाई किया जा सके उसे कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं। बायस्ड होते हैं जिसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं, कि जिसमें लैंग्वेज की लिमिटेशन आ गई या ट्रेडिशंस की लिमिटेशंस आ गई। फॉर एग्जांपल किसी यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी, ये अदर कंट्रीज़ से इंडिया में आया है, तो इस पे जो स्टार्टिंग में टेस्ट बने थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बने थे। तो उन लोगों ने जब ये टेस्ट बनाए, यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट ने, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने, एक तो उन्होंने इसमें लैंग्वेज लिमिटेशन रखी कि ये टेस्ट उनकी लैंग्वेज में थे, तो इसे हम एशियन पीपल को या अफ्रीकन पीपल को ये टेस्ट हम कंडक्ट नहीं करा सकते। आई मीन टू से कि जब टेस्ट किसी कल्चर तक लिमिटेड हो जाता है उसको कल्चर बायस्ड कहा जाता है, कि ये एक ही कल्चर पे टेस्ट कंडक्ट हो सकता है, दूसरे कल्चर पे टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सकता। और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे लैंग्वेज लिमिटेशन है कि अगर उनकी लैंग्वेज में है तो वही लोग कर पाएंगे। उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए गए, क्योंकि यूरोपियन और जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे जब इन्होंने स्टार्टिंग में टेस्ट बनाए तो उस टाइम ये अपनी कंट्री तक ही लिमिटेड रहे, इन्होंने अपने ही लोगों को देखा था, इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को इतना देखा नहीं था, इन्हें दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर का नहीं पता था, तो इनका जो टेस्ट था वो सिर्फ इनके कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट था, जिसे कल्चर बायस्ड कहा गया। उसके बाद जो इसमें सेकेंड लिमिटेशन थी वो थी कि ये टेस्ट ओनली फॉर द मिडिल क्लास थे, क्योंकि जब ये टेस्ट बनने स्टार्ट हुए उस टाइम भी यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में मानी जाती थी, तो वहाँ पे लो क्लास था ही नहीं। अब एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो यहाँ पे लो क्लास है, बट वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग थे वो मिडिल क्लास थे। तो ये सिर्फ एक ही क्लास पे चलने वाले टेस्ट थे, और ये सिर्फ ओनली फॉर द लिटरेट पीपल बनाए गए, क्योंकि ये जो टेस्ट थे, जो स्टार्टिंग में टेस्ट बने, वो वर्बल टेस्ट थे, मीन्स रिटन टेस्ट थे और वर्बल टेस्ट थे जो भी थे, लेकिन वो लैंग्वेज बेस्ड थे, वो सिंबल बेस्ड नहीं थे। बाद में उन टेस्ट को सिंबल्स में चेंज किया गया, इसकी नीड को अंडरस्टैंड करते हुए कि इसे सब लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो यही थी कि वो एक ही कल्चर को सूट करते थे, वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए थे, वो सिर्फ एडुकेटेड पीपल के लिए थे, नॉन एडुकेटेड पीपल के लिए टेस्ट नहीं थे, क्योंकि वो वर्बल और रिटन थे। तो इन कल्चर बायस्ड में एक एग्जाम्पल हम राइट कर सकते हैं, जैसे SM मोहसिन ने एक टेस्ट बनाया है इन हिंदी फॉर इंडियंस। तो अब वो कल्चर बायस्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसे यूरोपियन पीपल या वेस्टर्न पीपल जिन्हें हिंदी नहीं आती वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो कल्चर बायस्ड का आपने सिर्फ एक ही बात माइंड में रखनी है, जिसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हों और जो जनरली एक ही कल्चर पे कंडक्ट किए जाते हैं उन्हें कल्चर बायस्ड टेस्ट कहा जाता है। और हम जब भी कोई टेस्ट बनाएं तो हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो कल्चर बायस्ड नहीं होने चाहिए, वो कल्चर फेयर होने चाहिए, ताकि हम उसे एक वाइड पॉपुलेशन पे यूज़ कर सकें। नाउ कल्चर फेयर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जिसमें इक्वालिटी हो, जो हम सभी लोगों पे इक्वली कंडक्ट कर सकें, जो किसी भी कल्चर पे कंडक्ट हो सके, जिसमें लैंग्वेज लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम किसी भी क्लास पे कंडक्ट कर सकें, जैसे कि हाई क्लास, लो क्लास। तो जब हम ऐसे टेस्ट बनाते हैं तो हमें क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा क्वेश्चन सभी क्लासेस को सूट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन पुट किया कि आप कौन सी कार यूज़ करते हैं, तो अब जो लो क्लास है, जो बिल्कुल ही लोअर क्लास पर्सन है, उसके पास तो कार ही नहीं है, तो वो सोचेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, मेरे पास तो कार नहीं है। तो हमें क्वेश्चन का स्टाइल चेंज करना पड़ता है कल्चर फेयर रखने के लिए, कि हम ऐसा क्वेश्चन पुट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरीके से जो कल्चर फेयर टेस्ट होता है वो लिटरेट और इलिटरेट दोनों लोगों के लिए होना चाहिए। तो वो टेस्ट दोनों लोगों के लिए कैसे हो पाएगा, जब वो सिंबल पे बेस्ड होगा, जब वो पिक्चर पे बेस्ड होगा, जब वो लैंग्वेज बेस्ड नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि रेवन्स का प्रोग्रेसिव टेस्ट। तो ये जो प्रोग्रेसिव टेस्ट है रेवन का, ये देखिए आप, इसमें सिम्बल्स गिवन हैं, ये हमारे पास सिंबल्स हैं और ये हमारी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में से हमने चूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। दिस इज़ द सेकंड पिक्चर।
सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ थर्ड क्वेश्चन। तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कल्चर फेयर का, क्योंकि इसे एक लिटरेट पर्सन भी कर सकता है, इसे इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, बिकॉज जो इंटेलिजेंस है वो बहुत वाइड टर्म है। वो एडुकेशन ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ वही इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार अनपढ़ लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए हमारे टेस्ट में लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए और हमारा टेस्ट कल्चर फेयर होना चाहिए। अब हमारा टेस्ट कल्चर फेयर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर कल्चर के लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का जो मीनिंग है वो हर कल्चर के लोगों के लिए अलग अलग होता है। और लोगों के थिंकिंग, बिहेवियर, वैल्यूज़ का इफ़ेक्ट इंटेलिजेंस पे नहीं आना चाहिए, हमारे टेस्ट के रिज़ल्ट पे नहीं आना चाहिए। इसलिए टेस्ट हमारे कल्चर फेयर होने चाहिए, कल्चर बायस्ड नहीं होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वी हैव डन सो फार एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।